Good evening, everyone. Is audio video clear for all? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? क्लियर है ऑडियो वीडियो. सो ऑडियो वीडियो इज क्लियर फॉर ऑल. सो ऑडियो वीडियो क्लियर है. इम्पैक्ट ऑफ कैपिलरी ऑन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी वाला लेक्चर नहीं मिल रहा, प्लीज. सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं मेरी तरफ से, सारे लेक्चर अपलोडेड है. एक बार फिर भी मैं चेक कर लूंगा. आई चेक कौन सा लेक्चर नहीं है. मैं फिर भी एक बार चेक कर लूंगा कौन सा लेक्चर है. चलिए. सो इन दी लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड. लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेसेस वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था. सो इन द लास्ट क्लास वी आर डन विद दी स्ट्रेसेस. तो स्ट्रेसेस कंप्लीट हो गए थे. सो विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक. आज नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सो नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक अंडर कंसिडरेशन इज परमेबिलिटी. So next of the topic under consideration is permeability. So next of the point of reference is permeability of the soil. बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है सॉइल की. इट इज अ वेरी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल. इस प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस भी कर रखा है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल वी हैव डिस्कस पार्शियली इन द केस ऑफ एनवायरनमेंट आल्सो. इस प्रॉपर्टी को हमने पार्शियली एनवायरनमेंट में डिस्कस कर रखा है, पर यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे हम. इन डिटेल वी विल टॉक अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल. जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनकी इन डिटेल एनालिसिस की जाएगी यहाँ पे. तो परमेबिलिटी होती क्या है इन जनरल बता रखा था. इसको तो मैंने डिस्कस किया हुआ था बीएमसी के अंदर भी. हमें पता है जब भी कोई फ्लूइड किसी मीडियम में से पास करता है, जब भी कोई फ्लूइड किसी मीडियम में से पास करता है, वो उसको रेजिस्टेंस ऑफर करता है. इट ऑफर्स ए रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द फ्लूइड. इस रेजिस्टेंस को हम अलग अलग नाम दे देते हैं एज पर द टाइप ऑफ फ्लूइड एंड एज पर द टाइप ऑफ मीडियम. अगर वो मीडियम हमारा सॉइल हो और फ्लूइड पानी हो, इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं परमेबिलिटी. दिस रेजिस्टेंस इज टेक्निकली टर्म्ड एज परमेबिलिटी. तो परमेबिलिटी का मतलब क्या है? परमेबिलिटी का मतलब है एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू परमिट द फ्लो ऑफ द वाटर. सो ईज विद विच वाटर कैन फ्लो थ्रू द सॉइल. बिल्कुल सही बात है पीटर फॉरेस्ट. कितनी आसानी से पानी फ्लो कर सकता है सॉइल में से, इसको हम बोलते हैं परमेबिलिटी. सो ईज विद विच वाटर कैन फ्लो, और यू कैन से एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू परमिट द फ्लो ऑफ वाटर. दोनों का मतलब एक ही है. तो एक सिंपल सी स्टेटमेंट मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे. सो वी कैन से इट इज द एबिलिटी, it is the ability of the medium, it is the ability of the medium to permit the ability of the medium to permit the flow of fluid, to permit the flow of fluid through its interconnecting voids, through its interconnecting voids, through its interconnecting voids. So it is the ability of the medium to permit the flow of the fluid through its इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स. ये एबिलिटी है मीडियम की जिसकी वजह से वो फ्लूइड को फ्लो होने देती है अपने इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स में से. तो इसको हम बोल देते हैं परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल. क्लियर यहाँ तक की एनालिसिस? अच्छा, ये किसके लिए ज्यादा होगी? ऐसा इसका एक और नाम, दिस परमेबिलिटी इज आल्सो टर्म्ड एज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी. दिस परमेबिलिटी इज आल्सो टर्म्ड एज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी. परमेबिलिटी को हम हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं. सो इट इज आल्सो टर्म्ड एज व्हाट? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी. तो हाइड्रोलिक का मतलब पानी, कंडक्टिविटी का मतलब ईज ऑफ फ्लो. तो कितनी आसानी से पानी फ्लो कर सकता है उसको हम बोल देते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी. फिर एक बेसिक जानकारी भी पता है हमें. वी आर नोन टू अ बेसिक इंफॉर्मेशन. क्या? द परमेबिलिटी ऑफ, वी आर आल्सो नोन टू द फैक्ट दैट परमेबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, सो परमेबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल is more than fine grained soil, is more than fine grained soil. कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की परमेबिलिटी ज्यादा होती है किससे? फाइन ग्रेन्ड सॉइल से. सो परमेबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल इज मोर देन दैट ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल. क्यों? इसका रीजन अभी आगे देख लेंगे. रीजन फॉर दिस विल डिस्कस इन डिटेल. पर एक जानकारी दे दी आपको कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की परमेबिलिटी आपको ज्यादा मिलेगी किससे? फाइन ग्रेन्ड सॉइल की परमेबिलिटी से. जैसे समझने के लिए वैल्यूज उठाएं. इफ आई टॉक अबाउट द वैल्यूज, सो टाइप ऑफ सॉइल. तो अगर आपको अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल की परमेबिलिटी की वैल्यू दूं, सो टाइप ऑफ सॉइल एंड परमेबिलिटी. So for understanding point of view,
तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू रेफर the value of permeability of different type of soil, so permeability of different type of soil, कौन कौन सी soil है हमारे पास? gravel, then we have sand, then we have silt, then we have clay. तो gravel की permeability more than 1 centimeter per second, sand की permeability 1 से 10⁻³ silt की permeability 10⁻³ से लेकर 10⁻⁷, clay की permeability less than 10⁻⁷ centimeter per second. So permeability of different types of soil are being referred here. तो आप चेक कर सकते हो clay की permeability कितनी है. clay की permeability कितनी आ रही है? less than 10⁻⁷ centimeter per second. This is the permeability of the clay. How many times less than that of the permeability of the sand? कितने गुना कम निकल के आ रही है? approximately कितने गुना कम निकल के आ रही है? क्ले की परमिबिलिटी सैंड के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली कितने गुना कम निकल के आ रही है? The permeability of the clay is approximately how many times less? ये सवाल है आपका सीधा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम. बोलेगा permeability of the clay is approximately million times less than that of the sand. चेक करो क्या है बात वैलिड है? Permeability of the clay is million times less than that of the sand. क्या ये बात सही है? क्ले की परमिबिलिटी मिलियन टाइम्स कम होती है सैंड की परमिबिलिटी से. इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. नॉट करेक्ट. देखो मयूर आया है तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है. क्यों नहीं है सही? तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. क्यों सही नहीं है? तो क्ले की परमिबिलिटी अप्रोक्सीमेटली मिलियन टाइम्स कम निकल के आ जाती है सैंड से. सैंड की परमिबिलिटी कितनी है? 1 से लेके 10⁻³ के बीच में है. इट इज इन द रेंज ऑफ 1 to 10⁻³. तो 10⁻⁻1 भी वैलिड है यहाँ पे. तो ये 10⁻⁻1 है. तो अगर मैं दोनों की परमिबिलिटी का रेशियो निकालूं, ये 10⁻⁶ आ गया, कम्स आउट टू बी मिलियन. तो अप्रोक्सीमेटली मिलियन टाइम्स कम निकल के आ गई. क्लियर है चीज? तो आपको जो ऑब्जेक्टिव मिलते हैं उसमें ये वैल्यूज भी पूछते हैं. अभी सवाल कर ही तो रहे हो आप सारे. PYQ आप इतने सारे पेपर के कर रहे हो, गेट में भी कर रहे हो, इसरो के भी कर रहे हो, तो डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं वहां पे. डायरेक्ट प्रॉब्लम्स आर बीइंग आस्क्ड. तो आपको ये वैल्यूज ध्यान रखनी है. टेक प्रॉपर केयर ऑफ दीस वैल्यूज. तो एक बेसिक जानकारी दे दी आपको परमिबिलिटी के बारे में. तो कितनी आसानी से पानी फ्लो कर सकता है सॉइल में से, इसको हम बोल देते हैं परमिबिलिटी. इसका मतलब ये फ्रिक्शन ही है. तो फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द सॉइल पार्टिकल्स ओवर द फ्लो ऑफ वाटर इज टर्म्ड एज परमिबिलिटी. हाँ, ये एक अलग बात है, फ्रिक्शन और परमिबिलिटी में रिलेशनशिप इनवर्स है. जितना ज्यादा सॉइल के पार्टिकल फ्रिक्शन ऑफर करेंगे पानी को, उतनी ही कम आसानी से पानी फ्लो करेगा. यानी परमिबिलिटी क्या निकल के आएगी? कम निकल के आएगी. इट मींस परमिबिलिटी विल कम आउट टू बी कंपैरेटिवली लेस. क्लियर चीज? तो यानी परमिबिलिटी और फ्रिक्शन में इनवर्स रिलेशनशिप होती है. अब ये तो मैंने आपको बस बेसिक जानकारी दे दी. दिस इज बेसिक इन्फॉर्मेशन. अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की. यही परमिबिलिटी किसने डिफाइन करके दी थी? हमें डार्सी ने डिफाइन करके दी थी. सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट डार्सीज लॉ. अब हम बात करेंगे डार्सीज लॉ की. अब डार्सी क्या बोलता है? डार्सी ये बोलता है फॉर सैचुरेटेड सॉइल मास. सो डार्सी बोलता है फॉर सैचुरेटेड सॉइल मास in laminar flow condition. For saturated soil mass in laminar flow condition, rate of flow through the medium per unit area is directly proportional to so for saturated soil mass
In laminar flow condition, rate of flow through the medium per unit area is directly proportional to hydraulic gradient. Is directly proportional to hydraulic gradient. So this is the statement of Darcy. ये हमारी डार्सी की स्टेटमेंट है. अब क्या है स्टेटमेंट, उसको समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट द स्टेटमेंट, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. क्या बोल रहा है ये? तो डार्सी ये बोल रहा है कि अगर सैचुरेटेड सॉइल है, तो अगर सॉइल सैचुरेटेड नहीं हो, ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं होगी. सॉइल अगर सैचुरेटेड है और फ्लो अगर लेमिनार है, अगर फ्लो लेमिनार नहीं हुआ तब भी ये बात वैलिड नहीं होगी. जैसे एग्जांपल, फॉर फ्लो टू बी लेमिनार इन सॉइल मास रेनॉल्ड्स नंबर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1. ये जानकारी क्यों दी आपको? ये इसलिए जानकारी दी, डार्सीज लॉ ग्रेवल में एप्लीकेबल नहीं है. डार्सीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द ग्रेवल्स, क्योंकि उसमें फ्लो लेमिनार नहीं निकल के आता, फ्लो टर्बुलेंट निकल के आता है. इसको मैं लास्ट में लिखवा दूंगा आपको. तो डार्सीज लॉ एप्लीकेबल तभी है जब सॉइल सैचुरेटेड हो और फ्लो हमारा लेमिनार हो. तो सैचुरेटेड सॉइल में अगर फ्लो लेमिनार है, डार्सी ये बोलता है कि जो रेट ऑफ फ्लो है पर यूनिट एरिया, रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट एरिया का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट एरिया मींस डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया. तो डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब वेलोसिटी. सो रेट ऑफ फ्लो थ्रू द मीडियम पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. ये डार्सी की स्टेटमेंट थी कि रेट ऑफ फ्लो थ्रू द मीडियम पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिक ग्रेडियंट? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? हमारा ये जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है इसका मतलब क्या है? सो दिस इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मींस व्हाट? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मींस हाइड्रोलिक हेड लॉस. सो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मतलब है हाइड्रोलिक हेड लॉस टू द लेंथ ऑफ फ्लो. सो हाइड्रोलिक लेंथ लॉस टू द लेंथ ऑफ फ्लो. तो पानी ने कितनी एनर्जी खर्च करी? पानी ने कितनी एनर्जी खर्च करी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करके, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. और हाइड्रोलिक हेड लॉस निकालने का मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता रखा है. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालने का मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता रखा है. हाइड्रोलिक हेड लॉस एट एनी टू गिवन पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट? तो जो लोग मेरे लेक्चर फॉलो कर रहे हैं शुरू से, उनको इसके बारे में समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. किसी भी दो गिवन पॉइंट पे हाइड्रोलिक हेड लॉस किसके बराबर होती है? एट एनी टू गिवन पॉइंट हाइड्रोलिक हेड लॉस इज इक्वल टू व्हाट? Hydraulic head loss is equal to difference of the level of the water above the two concerned point. दो concerned point के ऊपर जो पानी के लेवल का डिफरेंस है उसको हम बोल देते हैं हाइड्रोलिक हेड लॉस. क्लियर चीज? इस बात को समझने के लिए सॉइल का सैंपल ही उठा लो. टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट रेफर द सैंपल ऑफ द सॉइल. लेट अस सपोज ये हमारा सॉइल का सैंपल है. सो टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दिस इज द सैंपल ऑफ द सॉइल अंडर कंसीडरेशन. तो ये हमारा सॉइल का सैंपल है. सो दिस इज अवर सैंपल ऑफ द सॉइल. तो ये हमारा सॉइल का सैंपल है. अब मैंने इसको मैग्नीफाई करके दिखाया आपको सॉइल के सैंपल को. ये सॉइल के पार्टिकल है, दीज आर दी सॉइल पार्टिकल्स. पानी फ्लो कर रहा है इसमें से, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू इट. ये हमारा टोटल एरिया है सॉइल मास का. सो टोटल एरिया ऑफ द सॉइल मास इज इक्वल टू ए. लेंथ ऑफ द मीडियम इज एल. तो जो हमारे मीडियम है उसकी लेंथ निकल के आ गई एल. सो लेंथ ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू एल. ये क्या हुआ? डिलीट कैसे हो गई? सो लेंथ ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू एल. पानी फ्लो करके गया पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक. सो वाटर हैज फ्लोन फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 1 पे मैंने पीजोमीटर को इंसर्ट किया. पॉइंट नंबर 2 पे मैंने पीजोमीटर को इंसर्ट किया. आई हैव इंसर्टेड द पीजोमीटर एट पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 1 में पीजोमीटर का पानी का लेवल, तो पॉइंट नंबर 1 पे पीजोमीटर में पानी का लेवल, पॉइंट नंबर 2 में पीजोमीटर के पानी का लेवल, दोनों मार्क करके दिखाया. बोथ आर बीइंग मार्क्ड. दोनों पानी के लेवल को ज्वाइन किया. कि दोनों पानी के लेवल को ज्वाइन कर रखा है. तो दोनों पीजोमीटर में पानी के लेवल को ज्वाइन भी करके दिखा दिया आपको. चलो पूरी कहानी स्टार्ट करो. आपके सामने डायग्राम बनी हुई है पूरी बात को समझने के लिए. तो पूरे बात को समझने के लिए डायग्राम ही बना के दिखा दिया आपको. चलो स्टार्ट करो पूरी कहानी. रेफर द एंटायर स्टोरी. लेट सपोज यहाँ पानी का लेवल है H1. इस पीजोमीटर में पानी का लेवल है H2. इन दिस पीजोमीटर द लेवल ऑफ द वाटर इज इक्वल टू H2. ये हमारा हेड लॉस है. तो ये पानी भरा हुआ है पूरा पीजोमीटर के अंदर. तो इस पीजोमीटर में पूरा पानी भरा हुआ है. तो पानी फ्लो करके आया पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 2 तक. मुझे 1 और 2 में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालनी है. तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मतलब होता है हाइड्रोलिक हेड लॉस
तो मुझे ये बताओ पॉइंट 1 और 2 के बीच में हाइड्रोलिक हेड लॉस कितना है? व्हाट इज हाइड्रोलिक हेड लॉस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2? हाइड्रोलिक हेड लॉस कितनी है पॉइंट 1 और 2 के बीच में? व्हाट इज हाइड्रोलिक हेड लॉस कमिंग आउट बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2? Hydraulic head loss between point 1 and 2 is equal to what? Is equal to H1 minus H2. So is equal to H1 minus H2. Difference of the level of the water above the two concerned point is known as hydraulic head loss. अब मुझे ये बताओ पानी ने जो एनर्जी खर्च करी कितनी दूरी चल के खर्च करी? पानी ने जो एनर्जी खर्च करी है H1 माइनस H2 कितनी दूरी चल के खर्च करी? तो केशव बिल्कुल सही बात है, अंकित बिल्कुल सही बात है, दिशु, सुप्रीत सबने सही बताया। कितनी दूरी चल के खर्च करी? L. सो L इज द लेंथ ऑफ द फ्लो। बहुत बहुत बढ़िया गलत आंसर दिया है आपने। तो बताई हुई चीज है, बताई हुई चीज को दोबारा बता रहा हूं, और जब पहली बार बताई थी तब भी बोला था गलती मत करना। ये L इज लेंथ ऑफ मीडियम, L इज नॉट द लेंथ ऑफ फ्लो। L लेंथ ऑफ मीडियम है, L लेंथ ऑफ फ्लो नहीं है। वो देखो दूसरा आया, ये तो गजब ही है मयूर। D मतलब L नहीं तो D बोल दिया, मतलब कुछ भी बोल दो। तो पानी ने कितनी दूरी चली? D दूरी चली। और जब पानी को चल के भी दिखाया, ये देखो पानी चल रहा है, हाउ दी वाटर इज फ्लोइंग दैट इज ऑल्सो बीइंग शोन टू यू। तो पानी कितनी दूरी चला है मयूर? D. सो वाटर हैज ट्रेवल्ड हाउ मच ऑफ द डिस्टेंस? D डिस्टेंस। तो L लेंथ ऑफ मीडियम है, L लेंथ ऑफ फ्लो नहीं है। पानी जो दूरी चला है वो है L डैश, इट इज मोर देन L। तो लेंथ ऑफ फ्लो होता है, लेंथ ऑफ मीडियम नहीं होता है। ध्यान रखना इस चीज को, वहां पे सवाल मिलेंगे इसमें, यू विल फाइंड द प्रॉब्लम ऑन दिस। सो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू hydraulic head loss to the length of flow. So H1 minus H2 divided by L dash. Clear है चीज? तो H1 minus H2 is equal to what? Head loss only divided by length of flow. तो length of flow हमारी L dash निकल के आ गई। अब इशू ये है कि लेंथ ऑफ फ्लो प्रैक्टिकली कैलकुलेट नहीं की जा सकती। वी कैन नॉट कैलकुलेट दी लेंथ ऑफ फ्लो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कैलकुलेट करना। पर क्योंकि हमें हमारी थ्योरी को आगे बढ़ाना है, सिंस वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड दिस थ्योरी, वी अज्यूम, हम मान लेते हैं। तो अजम्पशन क्यों ली जाती है? अजम्पशन ली जाती है हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अजम्पशन ली जाती है हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने मान लिया कि लेंथ ऑफ फ्लो किसके बराबर है? लेंथ ऑफ मीडियम के बराबर है। वी हैव अज्यूम्ड लेंथ ऑफ फ्लो इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मीडियम। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें तो कुछ भी? तो मुझे ये बताओ, ये जो लाइन बना के दिखाई है आपको मैंने, ये लाइन की स्लोप आपको क्या बता रही है? ये जो लाइन मैंने आपको बना के दिखाई है, ये लाइन की स्लोप आपको क्या बता रही है? दिस लाइन विच इज बीइंग शोन टू यू, द स्लोप ऑफ दिस लाइन इंडिकेट्स व्हाट? ये जो लाइन बना के दिखाई है मैंने आपको, इस लाइन की स्लोप हमें क्या बता रही है? इस लाइन की स्लोप हमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बता रही है। इसीलिए इस लाइन का नाम रखा गया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। सो स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप क्या होती है? tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो क्योंकि इस लाइन की स्लोप हमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बताती है, इस लाइन को हम बोल देते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अब जरा मुझे ये बताना, इस लाइन का हर एक पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस लाइन का हर एक पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अब मैंने 3 पीजोमीटर बना के दिखाए हैं आपको। आई हैव शोन 3 डिफरेंट पीजोमीटर्स। मैंने आपको 3 अलग अलग पीजोमीटर बना के दिखा दिए हैं। इस लाइन का हर एक पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस लाइन का हर एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है लेवल ऑफ द वाटर इन द पीजोमीटर प्लेस्ड एट दैट कंसर्न्ड पॉइंट। तो जिस भी कंसर्न्ड पॉइंट पे आपने पीजोमीटर रखा हुआ है, उस पीजोमीटर में जो पानी के लेवल का सरफेस है वो हमें ये लाइन बताती है। इसलिए इस लाइन का दूसरा नाम पड़ा पीजोमेट्रिक सरफेस। Thereby this line is also termed as piezometric surface. बिल्कुल सही बात है इंदिरा मिश्रा। वाटर लेवल इन अ पीजोमीटर इंसर्टेड एट दैट पॉइंट। इसका मतलब ये लाइन अलग अलग पीजोमीटर में जो पानी के लेवल का सरफेस है उसको जोड़ के बनी है। इसलिए इस लाइन का नाम क्या पड़ गया? इसलिए इस लाइन का नाम पड़ गया पीजोमेट्रिक सरफेस। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें कुछ भी किसी के लिए? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो किसी के लिए इसमें से? एनी स्टेप टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन?
बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो डार्सी लॉ ने क्या बोला? डार्सी लॉ ने ये बोला वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मतलब आपको बता दिया। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं किससे? इफ आई रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन इट इज रिप्लेस्ड बाय अ कांस्टेंट टर्म्ड एज परमिबिलिटी और कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी। तो मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, रिप्लेस कर दिया है कांस्टेंट से, नाम रख दिया परमिबिलिटी या कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी। तो के क्या है यहाँ पे? के इज परमिबिलिटी और कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, कुछ भी नाम दे दो इसे। तो के का मतलब है परमिबिलिटी और कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो अगर मुझे वेलोसिटी पता है, मैं डिस्चार्ज निकाल सकता हूँ। तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लो इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो एरिया ऑफ फ्लो मार्क करके दिया हुआ मैंने आपको, आई मार्क द एरिया ऑफ फ्लो। सो डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ फ्लो इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। सो डिस्चार्ज की वैल्यू है एरिया इनटू वेलोसिटी, पुट कर दो। सो वेलोसिटी की वैल्यू है के इनटू आई। सो वेलोसिटी की वैल्यू है के इनटू आई। अब डार्सी लॉ पढ़ते हैं। डार्सी लॉ क्या बोलता है? डार्सी लॉ ये बोलता है अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 1 हो जाए, डार्सी लॉ बोलता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अगर 1 हो जाए तो बताओ परमिबिलिटी क्या होती है? तो परमिबिलिटी क्या होती है? परमिबिलिटी क्या हो जाएगी? परमिबिलिटी हो जाएगी क्यू बाय ए के बराबर। परमिबिलिटी हो जाएगी किसके बराबर? क्यू बाय ए के बराबर। सो रेट ऑफ फ्लो थ्रू द मीडियम पर यूनिट एरिया अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू परमिबिलिटी। तो इसको हम परमिबिलिटी बोल देते हैं। तो ये डार्सी लॉ का कंक्लूजन निकल के आ गया। Hence, we can say, hence velocity of flow, hence velocity of flow through medium, velocity of through the medium under unit hydraulic gradient, under unit hydraulic gradient, hence velocity of flow through the medium under unit hydraulic gradient, under unit hydraulic gradient is termed as permeability, is termed as permeability. So velocity of flow through the medium under unit hydraulic gradient is termed as permeability. अब मुझे यूनिट बता दो permeability के क्या होंगे? What will be the units of permeability? तो ये permeability लिखी हुई है, इसकी यूनिट्स क्या निकल के आएंगी? So what about the units of permeability? जो permeability यहाँ पे mentioned है, इसके यूनिट्स क्या है हमारे पास? ये भी बता रखे हैं आपको पहले। हम यूनिट्स हमेशा कैसे रिपोर्ट करते हैं? हम यूनिट्स को इस तरीके से रिपोर्ट करते हैं कि वो यूनिट ही हमें पूरे पैरामीटर की सिग्निफिकेंस बता दे। हम यूनिट्स को इस तरीके से रिपोर्ट करते हैं कि यूनिट ही हमें पूरे पैरामीटर की सिग्निफिकेंस बता दे। तो इसकी यूनिट में लिखूंगा आइदर लेंथ पर यूनिट टाइम, इसकी यूनिट में लिखूंगा लेंथ पर यूनिट टाइम, या मैं इसकी यूनिट लिखूंगा डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया। ये इसके यूनिट्स हैं। So units of the permeability can either be written in terms of velocity, लिख दिया velocity लेंथ पर यूनिट टाइम, या आप लिख सकते हो डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया के फॉर्म में। तो डिस्चार्ज की यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम और एरिया की यूनिट है लेंथ स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या आ गई? लेंथ स्क्वायर आ गई। तो परमिबिलिटी को हम किसी भी तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। वी कैन रिपोर्ट दी परमिबिलिटी इन एनी फॉर्म, इसमें कोई इशू नहीं है। क्लियर यहां तक की कहानी सबकी? रिपीट करना है इसमें कुछ किसी के लिए? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विल कैरी फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो देखो क्या इशू है। अभी जब डिस्चार्ज कैलकुलेट किया हमने, डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हुए मैंने एरिया पूरा लिख दिया। सो व्हाइल कैलकुलेटिंग द डिस्चार्ज आई हैव मेंशन्ड द टोटल एरिया ऑफ द सॉइल मास। तो अभी जब मैंने डिस्चार्ज कैलकुलेट किया है, मैंने टोटल एरिया ऑफ सॉइल मास को मेंशन कर दिया है। अब ये बताओ कि एक्चुअल में पानी टोटल एरिया से पास करेगा?
क्या एक्चुअल में पानी टोटल एरिया से पास करेगा? विल इन एक्चुअल वाटर विल पास थ्रू द टोटल एरिया ऑफ द सॉइल? तो एक्चुअल में पानी टोटल एरिया से पास नहीं करेगा. सो इन एक्चुअल वाटर विल नॉट पास थ्रू द टोटल एरिया ऑफ द सॉइल. एक्चुअल में पानी कहां से पास करेगा? एक्चुअल में पानी पास करेगा थ्रू इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स. इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया हमने कंसिडर किया हुआ है डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए वो एक्चुअल से ज्यादा है. इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी हमें डार्सी ने बताई थी, वो एक्चुअल से ज्यादा है या कम है? जो एरिया हमने कंसिडर किया वो एक्चुअल से ज्यादा है, तो जो वेलोसिटी हमें डार्सी ने बताई थी वो एक्चुअल से ज्यादा है या कम है? ये वेलोसिटी एक्चुअल से कम है. तो डार्सी लॉ में जो वेलोसिटी निकल के आती है वो एक्चुअल वेलोसिटी नहीं होती, वो एवरेज वेलोसिटी होती है. सो वेलोसिटी गिवन बाय डार्सी इज नॉट द एक्चुअल वेलोसिटी, इट इज एवरेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो उसको मैं नोट करके आपको बता देता हूँ. तो नेक्स्ट पेज पे गए, नोट करके लिख दिया यहाँ पे. तो नोट करके लिख दिया velocity given by Darcy. So velocity given by Darcy is less than. So velocity given by Darcy is less than. So velocity given by Darcy is less than actual velocity of flow. Is less than actual velocity of flow. Is less than actual velocity of flow. ये कम होती है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो से. एंड इज टर्म्ड एज डिस्चार्ज. तो इसके दो नाम है, डिस्चार्ज और एवरेज वेलोसिटी. इसको या तो डिस्चार्ज वेलोसिटी बोलते हैं या एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं. सो टेक्निकली टर्म्ड एज डिस्चार्ज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो. तो फिर मैं एक्चुअल वेलोसिटी कैसे निकालूं? हाउ टू फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी? हम यूज करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन को. अगर मेरा एरिया ए है तो वेलोसिटी भी तो एवरेज वेलोसिटी आई है जो डार्सी ने बताई थी. तो एवरेज वेलोसिटी वाज गिवन बाय डार्सी. अगर मैं एक्चुअल एरिया कंसीडर कर लूं वॉइड्स का जिसमें से पानी पास कर रहा है, तो एक्चुअल एरिया वॉइड्स का जिसमें से पानी पास कर रहा है, तो ए मतलब एरिया, वी मतलब वॉइड्स, छोटा ए मतलब एक्चुअल एरिया. मुझे कौन सी वेलोसिटी मिल जाएगी? मुझे एक्चुअल वेलोसिटी मिल जाएगी फ्लो की. इस बात को समझने के लिए मैं आपको वॉइड बना के दिखाता हूँ. लेट अस सपोज ये सॉलिड है. सॉलिड के बीच की खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं. तो हमने कौन सा एरिया कंसीडर किया? हमने टोटल एरिया कंसीडर कर लिया वेलोसिटी को निकालने के लिए. सो वी हैव कंसीडर्ड टोटल एरिया फॉर द एनालिसिस ऑफ द वेलोसिटी. हमने टोटल एरिया कंसीडर कर लिया वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए. क्लियर है यहां तक की कहानी? अब एक्चुअल में जो पानी है वो तो कुछ ही एरिया से पास कर रहा है. तो हमारा जो वाटर प्रेजेंट है वो तो कुछ ही एरिया में प्रेजेंट है. तो ये वाटर प्रेजेंट है वॉइड के अंदर, और इसके ऊपर एयर प्रेजेंट है. तो इसके ऊपर प्रेजेंट है एयर. तो ऊपर एयर है, नीचे वाटर है. तो पानी कितने एरिया से पास कर रहा है? पानी तो सिर्फ इतने से एरिया से पास कर रहा है. दिस इज द एक्चुअल एरिया ऑफ द वॉइड थ्रू विच वाटर इज पासिंग. ये एक्चुअल एरिया है वॉइड का जिसमें से पानी पास कर रहा है. टोटल एरिया ऑफ वॉइड भी ज्यादा है. तो अगर आप टोटल एरिया निकालोगे वॉइड का, वो भी एक्चुअल एरिया से ज्यादा निकल के आएगा. क्लियर है चीज? तो पानी जो पास करता है वो तो कुछ ही एरिया से पास करता है वॉइड से. इट पासेस ओनली थ्रू अ फ्रैक्शन ऑफ एरिया ऑफ द वॉइड. इट डज नॉट पासेस थ्रू टोटल एरिया. तो मुझे तो पानी की एक्चुअल वेलोसिटी निकालनी है, मुझे तो पानी की एक्चुअल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. तो हम किसको यूज कर लेंगे? कंटिन्यूटी इक्वेशन को यूज कर लेंगे. सो विल यूज द कंटिन्यूटी इक्वेशन. तो हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करी. तो सीपेज वेलोसिटी बाय एवरेज वेलोसिटी. Seepage velocity by average velocity comes out to be how much? Seepage velocity by average velocity is total area of soil divided by actual area of the void through which water is passing. So divide by actual area of the void through which water is passing, जिसको मैंने डायग्राम में मार्क करके दे दिया, which is marked in the diagram. क्लियर है चीज? सो एक्चुअल एरिया, बिल्कुल सही बात है. अब हमारी कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं. इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद दिस लेंथ ऑफ द मीडियम, मैंने इस इक्वेशन को लेंथ से मल्टीप्लाई भी कर दिया, लेंथ से डिवाइड भी कर दिया. तो अगर मैं इस इक्वेशन को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, लेंथ से डिवाइड कर दूं, कोई चेंज नहीं आया. अब आगे की एनालिसिस करते हैं. हमने लेंथ ऑफ फ्लो को लेंथ ऑफ मीडियम के बराबर माना था. मैं एक लेंथ ऑफ फ्लो को लेंथ ऑफ मीडियम से रिप्लेस कर देता हूं. मैंने डिनोमिनेटर वाली लेंथ ऑफ फ्लो को रिप्लेस कर दिया लेंथ ऑफ मीडियम से. तो एल डैश बोल दिया उसे मैंने.
तो मैंने डिनोमिनेटर वाली लेंथ ऑफ मीडियम को लेंथ ऑफ फ्लो से रिप्लेस कर दिया, तो L इज इक्वल टू L डैश, मैंने L डैश से रिप्लेस कर दिया। अब आप लोग मुझे बताओगे एरिया ऑफ मीडियम इंटू लेंथ ऑफ मीडियम इज नोन एज व्हाट? एरिया ऑफ मीडियम इंटू लेंथ ऑफ मीडियम इज नोन एज व्हाट? एरिया ऑफ मीडियम इंटू लेंथ ऑफ मीडियम इज टर्म्ड एज व्हाट? क्या बोलते हैं इसे? एरिया ऑफ मीडियम इंटू लेंथ ऑफ मीडियम, दिस इज टर्म्ड एज वॉल्यूम ऑफ मीडियम। ये टोटल वॉल्यूम है मीडियम का, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ मीडियम। Length of flow into actual area of the void through which water is flowing. Length of flow into actual area of the water through which water is passing. Length of flow into actual area of the void through which water is passing. Denominator किसके बराबर है? It is equal to volume of water. बिल्कुल सही बात है, it is equal to volume of water. तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर है। फिर से कोई मैथमेटिकल चेंज नहीं है, फिर से कोई मैथमेटिकल चेंज नहीं है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं किससे? वॉल्यूम ऑफ वॉइड से। अगेन आई हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड द एंटायर इक्वेशन विद वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ मीडियम, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। मैं न्यूमरेटर वाली चीजों को नीचे ले आया, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ मीडियम इज नोन एज व्हाट? Volume of void to the volume of medium is known as what? It is known as porosity. इसको बोलते हैं porosity. Volume of water to the volume of void is termed as degree of saturation. So it's termed as degree of saturation. तो क्या रिलेशन निकल के आई? Seepage velocity is equal to average velocity by porosity into degree of saturation. ये रिलेशनशिप होती है एक्चुअल वेलोसिटी में और एवरेज वेलोसिटी में। This is the relationship which comes between actual velocity and average velocity of flow. तो ये हमारी रिलेशनशिप निकल के आती है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो में एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो में। क्लियर है? रिपीट करना है इस पे कुछ? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? जरा पोरोसिटी की रेंज बताना, व्हाट इज द रेंज ऑफ पोरोसिटी? पोरोसिटी इज ऑलवेज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। उसी तरीके से डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑलवेज लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पोरोसिटी 1 से छोटी होती है, 0 से ज्यादा होती है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 और 0 के बीच में होती है। इसका मतलब ये हुआ ईटा इंटू एस किसके बराबर है? इसका मतलब ये हुआ ईटा इंटू एस किसके बराबर है? सो ईटा इंटू एस इज इक्वल टू व्हाट? इसका मतलब ईटा इंटू एस किसके बराबर है? ईटा इंटू एस इज इक्वल टू व्हाट? ये हमेशा 1 से छोटा होगा और 0 से ज्यादा होगा। इट इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। व्हाट कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम दिस? यहां से क्या कंक्लूजन मिला? यहां से ये कंक्लूजन मिला कि सीपेज वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होती है एवरेज वेलोसिटी से। It means conclusion drawn is seepage velocity is always greater than average velocity. Seepage velocity हमेशा average velocity से ज्यादा मिलेगी। तो डार्सी ने जो हमें वेलोसिटी बताई थी वो एवरेज वेलोसिटी बताई थी, वो एक्चुअल वेलोसिटी नहीं बताई थी। क्लियर है? रिपीट करना है इस पहले कुछ भी? Any of the point to be referred on this for anyone? चलिए, अब 2-3 पॉइंट और बताए थे पीछे आपको मैंने, उसको मैं नोट के फॉर्म में लिख देता हूं। जैसे डार्सीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है ग्रेवल के अंदर, क्यों एप्लीकेबल नहीं है? सो डार्सीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ग्रेवल। व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ग्रेवल? सो डार्सीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ग्रेवल, एप्लीकेबल फॉर ग्रेवल। तो डार्सीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होता ग्रेवल के लिए, रीजन बीइंग व्हाट? फ्लो इज टर्बुलेंट, सो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ग्रेवल as flow is turbulent, as flow is turbulent through it,
एज फ्लो इज टर्बुलेंट थ्रू इट, इसमें से फ्लो टर्बुलेंट निकल के आता है। कंडीशन भी बता देता हूँ आपको, फॉर फ्लो टू बी लेमिनार, फॉर फ्लो टू बी लेमिनार, फॉर फ्लो टू बी लेमिनार इन सॉइल, कंडीशन क्या होती है? फॉर फ्लो टू बी लेमिनार इन सॉइल, व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज रेनॉल्ड्स नंबर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, रेनॉल्ड्स नंबर 1 से छोटा होना चाहिए। सो फॉर फ्लो टू बी लेमिनार रेनॉल्ड्स नंबर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो इसीलिए डार्सीज लॉ अप्लाई नहीं कर सकते आप ग्रेवल के अंदर, यू कैनॉट अप्लाई डार्सीज लॉ इन द केस ऑफ ग्रेवल। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, वन मोर पॉइंट इज टू बी रेफर्ड बाय यू, एवरेज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। When this proportionality sign is removed, it is replaced by a constant known as what? It is replaced by a constant known as what? K क्या है यहाँ पे? What is K here? K is coefficient of permeability. K coefficient of permeability है। उसी तरीके से on the same lines, seepage velocity is also directly proportional to hydraulic gradient. As average velocity is directly proportional to hydraulic gradient, seepage velocity is also directly proportional to hydraulic gradient. When here proportionality sign is removed, it is replaced by a constant termed as Kp. यहाँ पर जब मैंने proportionality sign को remove किया, इसको replace किया एक constant से, this is termed as Kp. Now what is Kp here? Kp is coefficient of percolation. So here Kp is coefficient of percolation. So coefficient of percolation. So K is coefficient of permeability. Kp is coefficient of percolation. You can also find the relationship between the two. You can also find the relationship between the two. How? We know seepage velocity by average velocity will be equal to Kp by K into I into I. So Kp by K. So Kp by K. So Kp by K. What is the relationship between them? This is equal to 1 upon eta into S. And since you are applying Darcy's law, degree of saturation is 1. Since you are applying Darcy's law, degree of saturation is 1 because this equation is valid only for saturated soil mass. It means what can be stated? It means we can state that coefficient of percolation. So we can say coefficient of percolation is equal to coefficient of permeability by porosity. So we can say coefficient of percolation is equal to coefficient of permeability by porosity. हम बोल सकते हैं coefficient of percolation किसके बराबर है? Coefficient of permeability by porosity के बराबर। तो जो relationship, the same relationship which we derived for average velocity and seepage velocity is also valid for coefficient of percolation and coefficient of permeability. वो यहाँ पर भी valid है। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी स्टोरी में से। Any step to be repeated from this entire story? Clear है? अब इसको अप्लाई करके बताइए। रेफर वन प्रॉब्लम ऑन दिस। अब इस पूरे कंसेप्ट को अप्लाई करके बताइए। सो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? फाइंड द डिस्टेंस between the two wells situated in a soil medium having hydraulic conductivity and porosity as 80 meter per day and 0.4 respectively, if the time taken by inert tracer
inert tracer to pass from one well into the another well is 2 years. Is 2 years. Next, difference of level of water in two well is 2 meter. कैलकुलेट करके बताइए क्या पूछे. सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट. रीड द प्रॉब्लम. देखो क्या पूछा है उसमें. रीड द प्रॉब्लम एंड कैलकुलेट. प्रॉब्लम रीड कीजिए, कैलकुलेट कीजिए. फाइव 40.37 मीटर. 540.37 मीटर. सबका ये आ रहा है 540.37 मीटर. तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है. तो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, दो वेल है हमारे पास. देयर आर 2 वेल्स इन द मीडियम. 2 वेल है मीडियम के अंदर. दोनों वेल में पानी के लेवल का डिफरेंस आपको दिया हुआ है. तो दोनों वेल के अंदर पानी के लेवल का डिफरेंस दिया हुआ है. सो इन बोथ द वेल द डिफरेंस ऑफ द लेवल ऑफ द वाटर इज गिवन टू यू. तो डिफरेंस ऑफ द लेवल ऑफ द वाटर इज गिवन टू बी 2 मीटर. तो 2 मीटर. आपको दोनों वेल के बीच की दूरी निकालनी है. दोनों वेल के बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपको. ये दे रखा है कि आप जो ट्रेसर है, ट्रेसर वेल नंबर 1 से वेल नंबर 2 तक चल के आया और उसने कितना टाइम लिया, 2 साल ले लिए. 2 years आर रिक्वायर्ड बाय द ट्रेसर टू पास फ्रॉम वन वेल इनटू द अदर वेल. सवाल बोल रहा है दूरी बता दो. और पॉइंट इज, ट्रेसर का मतलब होता है केमिकल. एक ऐसा केमिकल जो पानी से रिएक्ट नहीं कर रहा. तो जब पानी फ्लो कर रहा है वेल नंबर 1 से लेके वेल नंबर 2 तक, when the water is flowing from well number 1 to well number 2, along with the water this chemical is also flowing. So we can say time taken by the chemical to travel from well number 1 to well number 2 is equal to the time taken by the tracer to travel from well number 1 to well number 2. तो जितना टाइम पानी लेगा वेल नंबर 1 से लेके 2 तक आने में, उतना ही टाइम ट्रेसर लेगा वेल नंबर 1 से लेके 2 तक आने में. और वो टाइम की वैल्यू आपको दे रखी है. तो कैसे निकालते हैं टाइम या डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? आपको दूरी निकालनी है. टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दी 2 वेल. तो मेरे को ये बताओ, वेल नंबर 1 और वेल नंबर 2 के बीच में पानी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? वेल नंबर 1 और वेल नंबर 2 के बीच में पानी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? Between well number 1 and well number 2, how much distance will be traveled by the water? Between well number 1 and well number 2, how much distance will be traveled by the water? Between well number 1 and well number 2, how much distance will be traveled by the water? Well number 1 और 2 के बीच में water कितनी दूरी चलेगा? It will be equal to flow length. It will be equal to flow length. वो L नहीं होगी, वो L dash होगी. It will be equal to L dash. So L dash will be equal to seepage velocity into time. Seepage velocity of the water into time. Seepage velocity is equal to what? Average velocity by porosity into degree of saturation into time. Average velocity is equal to what? K into I by eta into S into time. क्लियर है चीज?
तो एल डैश की वैल्यू कितनी आ गई? सो के हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू व्हाट? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू हाइड्रोलिक हेड लॉस, हाइड्रोलिक हेड लॉस टू द लेंथ ऑफ फ्लो। सो हाइड्रोलिक हेड लॉस टू द लेंथ ऑफ फ्लो, लेंथ ऑफ फ्लो कितनी है? एल डैश ईटा एस इनटू टाइम। सो ईटा एस इनटू टाइम। तो दिस इज द सिचुएशन कमिंग आउट, ये सिचुएशन निकल के आ रही है। तो लेंथ ऑफ फ्लो एल डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के एच टी बाय ईटा एस। तो इसका मतलब लेंथ एल डैश विल बी इक्वल टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ के एच टी बाय ईटा एस। तो स्क्वायर रूट ऑफ के एच टी बाय ईटा एस, इसको उठा के साइड में रख दिया। सो के एच टी बाय ईटा एस। अब ये तो निकल के आई हमारी लेंथ ऑफ फ्लो। सवाल में क्या निकालना है? दोनों वेल के बीच की लेंथ। सवाल में क्या निकालना है? दोनों वेल के बीच की लेंथ। अब क्योंकि डाटा गिवन नहीं है, वील अज्यूम ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है? सिंस डाटा इज नॉट गिवन टू अस, हम मान लेंगे लेंथ ऑफ फ्लो अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू व्हाट? लेंथ बिटवीन द टू वेल्स। सिंप्लीफाई करके निकाल लो कितनी आ रही है वैल्यू। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट, देखो कितनी आ रही है वैल्यू। नोट कर लिया सबने? क्या रिजल्ट आ रहा है इसका? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ फ्लो कमिंग आउट? लेंथ ऑफ फ्लो कितना निकल के आ रहा है? 540। So 540.37 meter. So 540.37 meter comes out to be the length of flow. बिल्कुल सही बात है। क्लियर है? एल डैश और लेंथ में कोई रिलेशनशिप नहीं होती। एल डैश बहुत बड़ा होता है एल से। मैथमेटिकल रिलेशनशिप होती तो यूज ही कर लेते उसे हम। इफ देयर वुड हैव बीन एनी मैथमेटिकल रिलेशनशिप वी वुड हैव यूज्ड इट। बस ये पता है एल डैश की वैल्यू एल से ज्यादा है। क्लियर है पूरी कहानी? चलिए बाकी कल करते हैं। रेस्ट विल डू टुमारो। फ्रॉम टुमारो योर क्लासेस विल बी ऑन अनअकैडमी ओनली। कल से आपके जो बाकी लेक्चर्स हैं अनअकैडमी पे ही होंगे, क्योंकि यूट्यूब में कल से कोई इशू है, तो वो पहले से नोटिस दिया हुआ है उन्होंने हमें। तो कल से आपकी क्लासेस होंगी अनअकैडमी पे ही सॉइल की, और उसके बाद मैं उस क्लास को अपलोड करा दूंगा यूट्यूब पे। तो लिंक मैं अभी शेयर कर दूंगा आपके साथ। आई विल शेयर द लिंक ऑफ द क्लास में पब्लिश करके। तो कल से आपकी जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यूएशन में अनअकैडमी पे ही होंगी, और उसके जो लिंक हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और जो वीडियोज हैं वो यूट्यूब पे हम अपलोड करा देंगे। तो दोनों जगह अवेलेबल हो जाएंगी, अनअकैडमी पे भी अवेलेबल हो जाएंगी और यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएंगी। सो फ्रॉम टुमारो योर क्लासेस विल बी ऑन अनअकैडमी ओनली। कल से आपकी क्लासेस अनअकैडमी पे ही होंगी। टाइमिंग सेम जो चलता है, रोज जो टाइमिंग हो रही है वही टाइमिंग होगी। टाइमिंग में थोड़ी ना कोई चेंज होगा। सो टाइमिंग विल बी सेम। जो पिछले 5 महीने से टाइम चल रहा है वही टाइम है, टाइम थोड़ी चेंज हुआ है। बेटा हो तो गया, नींद में होते हो क्या? सारे सो के आते हो क्या? ये देखो ये सवाल पूछ रही, इसरो PYQ का लेक्चर होगा क्या आज? अब क्या जवाब दूं मैं? बेटा हो गया सुबह वो। 2 आपके OCF के लेक्चर ले लिए, 1 इसरो का लेक्चर ले लिया, अभी सॉइल का लेक्चर ले लिया, हो तो गया सब कुछ। तो वो लेक्चर हो गया, वो आप देख सकते हो, रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको भी, 1-2 घंटे में अपलोड हो जाएगा रिकॉर्डेड वाला, उसको देख लेना आप। इसरो वाला लेक्चर हो गया सुबह। राम प्रभात, सॉइल क्लासेस इन द इवनिंग डेली
फ्रॉम 8:30 टू 9:30, 8:30 से लेकर 9:30। चलिए, थैंक यू एवरीवन।